हेलो नमस्कार। आज हमारे साथ पूछता है भारत में ये स्पेशल एपिसोड है। दिस इज अ स्पेशल एपिसोड ऑफ नेशन वांट्स टू और पूछता है भारत रोल्ड इन वन, क्योंकि हमारे साथ जो आज हमारे विशेष गेस्ट है, ही इज अ पर्सन हु इज स्पीकिंग आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बहुत दिनों के बाद आज वो खुलकर वो कह रहे हैं कि रिपब्लिक भारत से बात करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल सीजन आ चुका है। भारत के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज एंड मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस जी हमारे साथ हैं। देवेंद्र जी नमस्कार, थैंक यू, नाइस टू मीट यू। ऑल रेडी फॉर कैंपेनिंग? बहुत दिनों के बाद आपके साथ पॉलिटिकल इंटरव्यू करने का मौका मिला है। पिछली बार आपके साथ मिला था मैं, आज हर साल तो हमारी इंटरव्यू होते हैं, मगर 2 साल पहले मिला था। उस समय आपने कहा था मुझे कि कुछ होने वाला है, और उसके बाद ही जो एनसीपी टूट गई, यानी कि आपने तोड़ दिया, और आपको इंडिकेशन आपने दी थी मुझे मेरे लोअर परेल के ऑफिस में, मगर एक्शन 2 दिन बाद हुई। तो इस बार क्या होने वाला है? मुझे लगता है कि हर बार आपको मिलता हूं तो शायद सहयोग से, प्रयोग से नहीं, कुछ ना कुछ बहुत बड़ा पॉलिटिकल होता है। नहीं, इस बार अभी बहुत ज्यादा बड़ा पॉलिटिकल होने के लिए कुछ बचा नहीं है। इतना ही होने वाला है कि मैं ऐसा मानता हूँ, महाराष्ट्र में अभी 29 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के चुनाव चल रहे हैं। इन 29 में मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट ऑल 29 में हमारा प्रदर्शन अच्छा होगा, और हम लोग करीब 27 में तो पक्का जीतेंगे, ऐसा मुझे आज लग रहा है। बीजेपी शिवसेना हमारा जो अलायंस है, या कुछ जगह अलायंस नहीं भी है, लेकिन जहां अलायंस है वो अलायंस को पकड़कर हम लोग 27 जगह पर जीतेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो फडणवीस जी, जीतने के लिए आपकी पॉलिटिक्स में मैंने देखा है पिछले 4-5 साल से, जब से आपके साथ एक तरह से बिट्रेल हुई 2019 में, आपने अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बदल दी। आप कह रहे हैं कि मुझे पॉलिटिक्स में डेवलपमेंट लाने के लिए मुझे पॉलिटिक्स ड्राइव करना होगा, इसलिए आप एक नई फडणवीस स्टाइल पॉलिटिक्स ला रहे हैं। यू टाई अप हियर देयर विद एनीवन, इवन आपके जो कोलिशन पार्टनर्स है भी वो इधर उधर करते हैं। लगता है कोई एक कोहेरेंट कोलिशन नहीं है महाराष्ट्र में, इट इज अ कोलिशन फॉर पावर। महाराष्ट्र में हम लोगों ने जब ये चुनाव आया तभी तय किया कि चूंकि ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है। देखिए, विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव नेताओं का चुनाव होता है, ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है। कार्यकर्ताओं के चुनाव में अगर हर जगह हम लोग अलायंस करेंगे, तो जहां मसलन अब पूना की बात अगर हम करें, तो पूना में अजित पवार की पार्टी, हमारी पार्टी नंबर 1 है, उसके बाद उनकी पार्टी है, तो उसके कारण जो जगह उनको देनी पड़ेगी, हमारे कार्यकर्ताओं पर अन्याय होगा, उनके कार्यकर्ताओं पर अन्याय होगा, शिंदे जी के। इसलिए हमने इस बार ये तय किया कि जहां अलायंस कर सकते हैं, नेचुरल अलायंस की कुछ जगह जैसे थाने है, कल्याण डोंबिवली है, वहां हम करेंगे। जहां नहीं हो सकता है वहां हम फ्रेंडली फाइट करेंगे। और हमने इससे पहले 280 नगर पालिकाओं के चुनाव हुए, वहां पर भी ये स्ट्रैटेजी रखी। उसका परिणाम ये हुआ कि 75% जगह हमें लोग चुनकर आए, और मुझे लगता है कि इस बार भी हमारी यही स्ट्रैटेजी है। हाँ, इस स्ट्रैटेजी में एक ही एब्रेशन है, और वो एब्रेशन हुआ है पूना और पिंपरी चिंचवड़ में, जहां पर अजित पवार जी की पार्टी शरद पवार जी की पार्टी के साथ गई है। वरना हमने ये तय किया था कि 3 पार्टियां एक दूसरे के साथ जहां कन्वीनियंट हो वहां एक साथ जाएगी या अलग जाएगी। नहीं, मगर आइडियोलॉजी कहां जाएगा? एबरेशन दूसरे जगह पे भी हुई है। अंबरनाथ म्युनिसिपल काउंसिल में आप कांग्रेस पार्टी के साथ गए, वहां पे एक लोकल फॉर्मेशन बनी गई है, अंबरनाथ विकास अघाड़ी, जिसमें आप लोकल लेवल में देखें तो बीजेपी इज एन अलायंस विद द कांग्रेस। फडणवीस जी, नेशन वांट्स टू नो, पूछता है भारत, कि कोई भी छोटे जगह में भी हो, लोकल भी हो, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग कैसे हो सकती? नहीं होनी चाहिए, मगर हुई है। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। जहां तक मुझे अंबरनाथ की जानकारी थी, वहां राष्ट्रवादी के साथ हमारा अलायंस हो रहा था, और शिवसेना से भी बात चल रही थी, क्योंकि वहां पर बीजेपी और शिवसेना हम ही नंबर 1 नंबर 2 पार्टी है। हमारा नगराध्यक्ष चुनकर आए, उनके लोग भी चुनकर आए हैं। लेकिन इस प्रकार से अगर लोकल लोगों ने कांग्रेस के साथ वहां पर अलायंस किया होगा, तो मैं इसको गलत कहता हूं, ये नहीं होना चाहिए, और इसके लिए मैं उनसे सवाल पूछूंगा। आप सवाल पूछूंगा? आप कांग्रेस बीजेपी नहीं, कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं एक्सेप्टेड, इट्स नॉट एक्सेप्टेड। Then how has it happened? नहीं, देखिए, ये तो छोटे छोटे शहर है, यहाँ पर लोकल लेवल पर कई बार निर्णय हो जाते हैं। हर निर्णय तो हम तक नहीं आता ना, हम तो बड़े निर्णय हमारे तक आते हैं, छोटे निर्णय कई बार नहीं आते। कई बार लोकल कन्वीनियंस क्या होता है, जैसे मसलन वहां पर का जो एक समझ लीजिए हमारी मित्र पार्टी का जो नेता होता है,
और हमारी पार्टी का नेता हो, कई बार उनमें इतनी दुश्मनी होती है कि इसको नहीं बैठने देना इसलिए वो दूसरे को ले लेता है, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये फ्रेंडली फाइट्स क्या है? बिकॉज मुझे और एक सवाल है कि आपकी जो महायुति है, ये महायुति अभी इफेक्टिव है कि नहीं है? क्योंकि सीट शेयरिंग अंडरस्टैंडिंग है तो बीजेपी और एकनाथ शिंदे सेना के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। देखिए देवेंद्र फडणवीस जी, यू कैन टेल मी फ्रैंकली, आप और हम एक दूसरे को करीब 20 सालों से जानते हैं। यू कैन बी फ्रैंक विद मी, जैसे आप शायद दूसरे जर्नलिस्ट के साथ नहीं हो सकते, और लार्ज नेशनल ऑडियंस आपको देख रही है आज। तो ये क्या कुछ कोल्ड वॉर हॉट वॉर जैसी स्थिति हमेशा आपके और एकनाथ शिंदे के बीच में चल रही है? व्हाई इज दैट द केस? ये ऐसा क्यों चल रहा है? कोई कोल्ड वॉर भी नहीं है, कोई हॉट वॉर भी नहीं है, ल्यूकवार्म वॉर? नो, नथिंग। हम दोनों बिल्कुल साथ में हैं। देखिए, मैं आपको एक बात कहता हूं कि आज से नहीं है, पिछले 10-11 सालों से हम दोनों साथ में ही है और सारे फैसले साथ में मिलकर करते रहे हैं। वो जब उधर भी थे तब भी मेरे संबंध उनसे कभी खराब नहीं थे और आज भी, लेकिन उनको एक पार्टी चलानी है। तो अल्टीमेटली जब पार्टी मैं एक चला रहा हूं, वो एक पार्टी चला रहे हैं, तो कई जगह पर इंटरेस्ट कन्फ्लिक्टिंग होते हैं, क्योंकि हम लोगों को अगर अपनी पार्टी जिंदा रखनी है तो केडर को जिंदा रखना पड़ता है। केडर में सब लोग इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते, नीचे एडजस्टमेंट तो होनी चाहिए। हाँ, नहीं होती है, काफी एडजस्टमेंट किए हम लोगों ने। आप देखिए, मैं आपको 2 उदाहरण बताता हूं एडजस्टमेंट के जो बीजेपी ने किए हैं। कल्याण डोंबिवली में हम लोग बड़ी पार्टी भी थे, पिछले बार उनके ज्यादा आए थे, लेकिन पिछले 5-7 सालों में हम बड़ी पार्टी बन गए। आज अगर वहां पर आप सर्वे भी देखें तो हम लोगों को ज्यादा सीटें मिल सकती थी। बावजूद इसके हम लोगों ने, चूंकि पिछले बार उनके ज्यादा आए थे, उनको ज्यादा सीटें दी। आप जलगांव का विचार करेंगे तो जलगांव में पिछले समय हमारी 57 सीटें आई थी, हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, फुल मेजॉरिटी हमारी थी, लेकिन अलायंस करना था। जलगांव में हमने तय किया अलायंस करना है, तो हमारे लोगों को समझाया, जिसके 57 कॉर्पोरेटर थे उसने 47 जगह ली। हालांकि 47 में से हम 45-40 चुनकर लाएंगे, मेजॉरिटी आएगी, लेकिन कुछ जगह ये किया, अब कुछ जगह नहीं हो सकता था। मतलब कि आप कह रहे हैं स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग महाराष्ट्र लेवल पर है, बिल्कुल, असेंबली लेवल पर है, पर लोकल लेवल पर वो अभी भी समीकरण बन नहीं पाया। इट इज, यू हैव नॉट बीन एबल टू रिजॉल्व लोकल लेवल बैटल्स। तो ये अलायंस, इज इट नॉट फॉर लोकल लेवल ऑल्सो? इज इट ओनली फॉर द स्टेट लेवल और फॉर नेशनल? सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि 10 सालों के बाद चुनाव हो रहा है और दोनों, मतलब सभी पार्टियों में 2 पीढ़ियां चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे समय अगर आप अपने पार्टी के लोगों को ये कहोगे कि चुनाव मत लड़ो, तो ऐसी पार्टी चलती नहीं है। देखिए, आप कुछ लोगों को कह सकते हो, लेकिन सब लोगों को नहीं कह सकते। इसलिए 10 साल के बाद जब चुनाव रहा है, और हर चुनाव में आप देखिए एक जनरेशन तैयार होती है, ये 17 के बाद की जनरेशन और 22 के बाद की जनरेशन, ऐसे दोनों जनरेशन चुनाव में जब उतरी तो सभी पार्टियों के लिए बड़ा प्रॉब्लम था, इसलिए उसको रिजॉल्व करना बड़ा कठिन है। मैं दर्शकों को भी कह दूं कि ये पहली इलेक्शन है बीएमसी के लिए आफ्टर द स्प्लिट ऑफ एनसीपी एंड द स्प्लिट ऑफ सेना, सो इट इज अ डिफरेंट इलेक्शन। फिर भी जस्ट टू पुश द पॉइंट, अगर लोग पूछ रहे हैं आजकल दिल्ली में कि अजीत पवार की एनसीपी क्या ये महायुति में है कि नहीं है, व्हाट इज एंड यू हैव ऑलवेज सेड दैट ये इसमें व्हाट नेशनल हेडलाइंस हो रही हैं। बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ये इंडिपेंडेंटली लड़ रही हैं। देखिए, 100 सीटों में अपने आप को एक अपने ही अलायंस के खिलाफ, इतने बड़े एक देश के रिचेस्ट सिविक बॉडी का इलेक्शन हो रहा है, इतना बड़ा बजट है इसका, तो इससे मैसेजेस गलत जाते हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल आपसे यह है कि लगता है आइडियोलॉजिकली कोई भी लिंक नहीं है अजीत पवार एनसीपी के आपके साथ, क्योंकि आपने अपोज किया था कि नवाब मलिक इस इलेक्शन को लीड कर रहे हैं। दे हैव डिसाइडेड टू गो इंडिपेंडेंटली। कहीं ना कहीं दिस इज सेंडिंग अ रॉन्ग सिग्नल एट अ नेशनल लेवल। व्हाई आई एम आस्किंग यू देवेंद्र फडणवीस जी, क्योंकि आप पर नेशनल नजर हमेशा होती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू आर अ नेशनल लेवल पॉलिटिकल फिगर। तो लोग कह रहे हैं कि इज देयर अ प्रॉब्लम इन द अलायंस दैट देवेंद्र फडणवीस हैज पुट टुगेदर इन महाराष्ट्र? देखिए, पहली बात तो ये बात बिल्कुल सही है कि हम लोगों ने इस बात पर ऑब्जेक्शन लिया था कि श्री नवाब मलिक ये अगर आपको लीड करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्शन है, ऐसा हमारे अध्यक्ष जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था। लेकिन दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो छोड़ दीजिए, वो तो एक बात है ही।
जहां तक मुंबई का सवाल है, मुंबई में जब यूनाइटेड एनसीपी भी थी तब भी उनका कोई वजूद नहीं था, उनके 7-8 लोग ही चुनकर आते थे। और आज जब मुंबई में हम और शिंदे जी साथ में मिलकर लड़ रहे हैं, तो वैसे भी हमारे पास कोई सीटें बची नहीं है कि हम उनको दे पाए। बिल्कुल साफ शब्दों में कहता हूं, क्योंकि आप सीटें किसको दोगे? जिसका वजूद है उसको दोगे, उनका यह वजूद ही नहीं है यहां पर। आप कह रहे अजीत पवार हैज नो प्रेजेंस? नॉट इन मुंबई, इवन यूनाइटेड। देन व्हाई इज ही फाइटिंग? सीधी सी बात है, उनकी पार्टी है। देखिए, उनको 7-8 सीटें मिलती है, उतनी सीटों पर वो उन सीटों के लिए वो लड़ रहे हैं, क्योंकि पार्टी तो जीवित रखनी पड़ेगी उनको दिखावे के लिए। बाकी तो भाई अल्टीमेटली देखिए, अब मालेगांव जैसी महानगर पालिका जो करीब करीब जिसमें मेजर सारा पोर्शन ये माइनॉरिटीज का है, हम लड़ते हैं ना, नहीं चुनकर आते, लेकिन फिर भी हर सीट लड़ते हैं, लड़ना तो पड़ता ही है, पार्टी है। तो आप कह रहे ओवररीड मत कीजिए। इधर जो लोकल इलेक्शंस हो रहे हैं, जो पिछले 10 मिनट से हम बात कर रहे हैं, यू आर सेइंग डोंट ओवररीड। एब्सोल्युटली नॉट। जो हो रहा है इट इज पार्ट ऑफ द लोकल पॉलिटिकल, मतलब लोकल पॉलिटिक्स में होगा। जी बिल्कुल, इसको ओवररीड ना किया जाए, बिल्कुल ना किया जाए। मगर फिर एक बात बताइए, ये एकनाथ शिंदे ने 18 नवंबर को आपके कैबिनेट मीटिंग को बॉयकॉट क्यों की? ये तो अभी देखिए, यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये मत बोलिए कि दिस इज नॉट वीकली मीटिंग, कैबिनेट मीटिंग है। और मुझे याद आता है, मैं आपको मुझे याद आता है जिस दिन आप इलेक्ट होके आप ओथ लेकर 2019 को आप मंत्रालय गए थे, आप गए थे, अजीत पवार नहीं गए थे। तो कि मुझे हमेशा लगता है कि अनबन बनती है तभी तो। एकनाथ शिंदे बॉयकॉटेड योर एकनाथ शिंदे जी ने बॉयकॉट किया ही नहीं, नेवर नेवर नेवर। देखिए किया है। नहीं, आप बात समझिए। अरे भाई, ये नेशनल हेडलाइन हो नहीं, देखिए मुझे कई बार ये समझ में ही नहीं आता। उस दिन एकनाथ शिंदे जी ने फोन करके मुझे कहा कि मेरी तबीयत आज ठीक नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा। अजीत दादा को भी कहा, हमने कैबिनेट की बैठक में भी ये बताया कि आज एकनाथ शिंदे जी आएंगे नहीं क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इतना सब कहने के बाद वापस न्यूज बन गई, क्योंकि उस समय फाइट हो रही थी। नहीं, कोई फाइट नहीं थी। अरे भाई, बिल्कुल कोई फाइट नहीं थी, उल्टा हमने सब रिजॉल्व कर दिया था। शिंदे जी ने यह कहा कि मैं रात भर जगा हूं, सुबह 6 बजे में मतलब मेरी मीटिंग समाप्त हुई और 3 ही सब्जेक्ट थे उस दिन एजेंडे पे, कुछ नहीं था। तो उन्होंने मुझे पूछा कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये 3 के सिवा? मैंने कहा ये 3 ही सब्जेक्ट है। बोले मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं नहीं आया तो चलेगा? मैंने बोला बिल्कुल मत आइए, आप आराम कीजिए। इतना सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी बैकआउट नहीं। इट इज एब्सोल्युटली इतना सिंपल अगर होता तो पिछले महीने एकनाथ शिंदे ने कहा कि मेरी क्लियर स्टैंड है कि हम कोलिशन धर्मा के सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, हमारे अलायंस पार्टनर्स को भी करना चाहिए। तो ये ऐसी जरूरत क्या है शिंदे जी को कोलिशन धर्म के बारे में ऐसे पाठ पढ़ाने की, टू प्रीच अबाउट कोलिशन पॉलिटिक्स? लोकल लेवल पर कुछ ऐसी घटनाएं हुई, मसलन बताइए। उल्लासनगर में बीजेपी के 5 एक्स कॉर्पोरेटर शिंदे जी ने अपनी पार्टी में ले लिए जी। उसके चलते बीजेपी के हमारे लोगों ने पालघर में और कल्याण में कुछ उनके पुराने लोग अपनी पार्टी में ले लिए जी। इसके कारण एक विवाद खड़ा हुआ। उसके बाद हम लोग साथ में बैठे, क्योंकि उनके लोगों में भी आक्रोश हुआ, हमारे लोगों में भी आक्रोश हुआ। हमने साथ में बैठकर निर्णय किया कि लोकल झगड़ों का फायदा हम इस प्रकार से उठाएंगे नहीं। कई बार होता है मेरी भी पार्टी में आदमी नाराज हो जाता है तो तुरंत उसको वो ले ले, ठीक नहीं है। हमने देखा था नीलेश राणे, उन्होंने 25 लाख कहा कि बीजेपी वर्कर मालवान में उनके घर से मिला, ये भी उन्होंने वीडियो बनाई। तो उस समय पीक हो गई थी इस फाइट, बिल्कुल पीक हो गई थी। आप मानते हैं कि पीक हुई थी? लोकल फाइट पीक हुई थी? बिल्कुल हुई थी, 100% हुई फाइट थी। लेकिन उसके बाद हमने बैठकर जी ये फैसला किया और उसके बाद आप देखिए, न उनका कोई व्यक्ति हमने पार्टी में लिया, हमारा कोई व्यक्ति उन्होंने पार्टी में नहीं लिया, कोई बयानबाजियां नहीं हो रही है, बिल्कुल ठीक सारी चीजें चल रही है। देखिए, मैं आपको एक बात कहता हूं कि अल्टीमेटली 2 पार्टीज है और विशेष रूप से अब ये एमएमआर रीजन जो है, इस एमएमआर रीजन में हम ही कॉम्पिटिंग पार्टी आए। 1 नंबर हम है, 2 नंबर वो है, थाने में 1 नंबर वो है, 2 नंबर हम है, तो यह हम ही कॉम्पिटिंग पार्टी आए। तो इसलिए कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन उसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं और हमने किया है। और इसी के चलते लोगों को लगता था कि थाने और कल्याण डोंबिवली ये 2 जगह अलायंस हो ही नहीं सकता, लेकिन हमने करके दिखाया। कहीं उन्होंने थोड़ा सेक्रीफाइस किया, कहीं हमने सेक्रीफाइस किया। आप मानते हैं कि ये जो इलेक्शन हो रहा है, जो इलेक्शन होने वाले, रिजल्ट आने वाले 15-16 तारीख को, एक तरह से मिड टर्म इलेक्शन है?
आपके इट्स अ रेफरेंडम ऑन देवेंद्र फडणवीस। पिछली बार आपने सरप्राइज किया था लोगों को, लोगों ने माना नहीं था कि आप ज्यादा वोट लेकर आएंगे, स्पेशली लोकसभा चुनाव के बाद जब आपको सेटबैक हुई थी। पीपल डिड नॉट एक्सपेक्ट। डू यू फील दैट दिस इज अनदर रेफरेंडम ऑन देवेंद्र फडणवीस? देखिए, मैं ऐसा कहूंगा कि खैर रेफरेंडम तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक्नॉलेजमेंट तो जरूर होती है, क्योंकि कोई भी चुनाव एक लोगों का मूड क्या है इस मूड को दर्शाता है। तो मुझे लगता है कि 1 साल हमने पूरा कर लिया है। उसके बाद पहला चुनाव नगर पालिका का हुआ है जिसको हमने स्वीप किया है, और अब महानगर पालिका का चुनाव है। और मुझे अपेक्षा है कि हमारे काम को देखते हुए, हमारे डेवलपमेंट को देखते हुए, हमने जिस प्रकार से मुंबई को, पूना को, नागपुर को, सारे शहरों को बदला है, उसको देखते हुए निश्चित रूप से हम लोगों को एंडोर्समेंट मिलेगी, लोग एक्नॉलेज करेंगे और हमको चुनकर देंगे। क्योंकि ये इंटरव्यू जो है ये सिर्फ मुंबई, महाराष्ट्र में नहीं, देश भर में देखा जाएगा। खुलकर कह दूं, मैं सवाल पूछना चाहता हूं आपको, क्योंकि जब लोकसभा के चुनाव आए थे तो एक लॉबी ये भी थी कि अभी देवेंद्र फडणवीस को मुंबई से हटाइए। देवेंद्र फडणवीस को अभी नाउ ही शुड मूव फ्रॉम मुंबई, और मुंबई के चीफ मिनिस्टर के पोजीशन हर बहुत लोगों की नजर थी। मगर आपके परफॉर्मेंस के बाद वो मुश्किल हो गया। तो क्या आपको लगता है कि ये भी उस तरह से आपको एक अपॉर्चुनिटी है अपने पॉलिटिकल पोजीशन को दिखाने की, आपके कोलिशन मैनेज करने की एबिलिटी को, विनेबिलिटी, इलेक्टोरल विनेबिलिटी को दिखाने की? आप हमेशा कहते हैं फॉर यू इलेक्टोरल विनेबिलिटी इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट देन गवर्नेंस। मुझे लगता है फॉर देवेंद्र फडणवीस एक्चुअली टू सर्वाइव, इलेक्टोरल विनेबिलिटी इज मोर इंपॉर्टेंट। इलेक्टोरल विनेबिलिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसके सिवा आप गवर्नेंस कर नहीं सकते। देखिए, फ्रैक्चर्ड मैंडेट में कोई गवर्नेंस नहीं होता। गवर्नेंस करना है तो रोबस्ट मैंडेट होना चाहिए, जो हमको विधानसभा में मिला है और जो हमको महानगर पालिका में मिलेगा। और जहां तक मेरा सवाल है, मैं आपको बहुत साफ शब्दों में कहता हूं कि मेरी पार्टी मुझ पर जो भरोसा करती है, तो मेरे ऊपर हमेशा प्रेशर होता है कि इतना भरोसा अगर मेरी पार्टी ने मुझ पर किया है तो मुझे उस भरोसे पर खरा उतरना पड़ेगा। और जितनी बार पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया, करीब करीब हर बार मैं उस पर खरा उतरने की मैंने कोशिश की है। और जहां तक ये सवाल है कि भाई एक प्रकार से ये मेरी परीक्षा है क्या, मैं तो हर चुनौती को परीक्षा मानता हूं। देखिए, अल्टीमेटली पॉलिटिक्स ऐसी जगह है जहां एक बार प्रूव करके फायदा नहीं होता है। कॉम्प्रोमाइज करना क्या मुश्किल है आपके लिए? पिछली बार आप जब उप मुख्यमंत्री बने थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे याद है, और सस्पेंस हो गई थी दिल्ली में कि आप बनेंगे कि नहीं बनेंगे, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने खुलकर कह दिया था कि मैं बाहर से सपोर्ट करूंगा, और बॉडी लैंग्वेज आपकी एनालाइज की गई थी। उस समय बड़े लीडर्स मुंबई से उन्होंने कहा कि उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था, उसके बाद आप आए। कॉम्प्रोमाइज थी, मगर आपने अपने पार्टी के लिए किया। मगर क्या कॉम्प्रोमाइज करना मुश्किल हो जाता है एट अ पॉइंट? जब अभी देखिए अजीत पवार, सॉरी मैं स्पेसिफिक, अजीत पवार जी खुलकर बोल रहे हैं, आप पे पॉट शॉट ले रहे हैं, कह रहे जो हमारे पे 70,000 करोड़ के एलिगेशंस करते थे वो उनके साथ मैं सरकार में बैठा हूं। ये बात उनको कहने की जरूरत क्यों थी? देखिए, पहली बात तो यह है कि कोई भी कॉम्प्रोमाइज करना ये आसान नहीं होता, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन पॉलिटिक्स में, और विशेष रूप से जब आप एक पार्टी में काम करते हो और पार्टी के आप कार्यकर्ता के रूप में काम करते हो, तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ती है। आप स्टिफनेस दिखाकर मुझे नहीं लगता कि आप, हाँ, एक पर्सनल एजेंडा आप अचीव कर सकते हो, लेकिन पॉलिटिकल और पार्टी का एजेंडा आप अचीव नहीं कर सकते। इसलिए जब जब पार्टी के हित में कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत पड़ी, मैंने किया है, आगे भी मैं करूंगा। और जहां तक अजीत कमेंट क्यों किया उन्होंने? मैं तो ये कहता हूं कि अब इसका जवाब तो अजीत दादा नहीं देना चाहिए, क्योंकि पूना में और पिंपरी चिंचवड़ में वो हमारे खिलाफ लड़ रहे, और मेरी तो स्ट्रेटेजी है, मैं किसी के ऊपर बोल ही नहीं रहा, मुंबई में केवल जवाब देता हूं मैं। वो आपको याद दिला रहे हैं। मुझे याद है कि आपने बोला चक्की पीसिंग, देखिए आपका बहुत फेमस मीम है। बिल्कुल चक्की पीसिंग वाला मीम है। देखिए, है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो कोई जो इरिगेशन का उस समय जो स्कैम हुआ था, आज भी उस स्कैम में कम से कम 15 चार्जशीट दाखिल हुई है। कई लोगों के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस फ्रेम हुए हैं। कुछ तो अभी केसेस बिल्कुल अंतिम चरण में है, जिसमें लोगों का कन्विक्शन भी होगा। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि
आज इस चुनाव में मैंने ये स्ट्रेटेजी रखी है कि मैं मेरा डेवलपमेंट का प्लैंक इसको मैं किसी भी हालत में दूर नहीं होने दूंगा, मेरा फोकस मैं दूर नहीं होने दूंगा। इसलिए मैं किसी चीज का जवाब नहीं दे रहा हूं, वरना आपको तो पता है जवाब देने में तो मेरी जबान जो चलती है वो तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अभी मुझे किसी चीज का जवाब नहीं। आप कह रहे हैं अजीत पवार के स्टेटमेंट पर आप अपने आप को रिस्ट्रेन कर रहे हैं। बिल्कुल, आई हैव रिस्ट्रेन्ड माय सेल्फ। यू आर रिस्ट्रेनिंग। आई एम रिस्ट्रेनिंग माय सेल्फ। नेचुरल स्टाइल आपका वो नहीं है, लेकिन आप जवाब दे देते। हाँ, मैं पक्का टाइप का एकदम जोर से जवाब देता हूं, लेकिन मैंने तय किया इस बार नहीं देना है। इस बार आपने तय किया। अब मैं सिर्फ मुंबई में जवाब देता हूं, क्योंकि अजीत पवार को लेके हो क्या रहा है। अब नवनीत राणा कहती है कि जो भी डेवलपमेंट वहां पे है, ये जो सिचुएशन है शरद पवार ने क्रिएट की गई है। लोग बहुत कुछ कह रहे हैं। मुझे भी लगता है कि 2019 में जो हुआ, अजीत पवार ने आपको धोखा दिया। आपको धोखा दिया, और आपने मुझे कहा था एक दिन आप मुझे पूरी कहानी बताइए। और मुझे लगता है कि ट्रोजन हॉर्स है क्या अजीत पवार शरद पवार के? सच बताइए मुझे, क्या अब कब 6 साल हो गए, पूछता है भारत, नेशन वांट्स टू नो आपसे कि शरद पवार का क्या रोल था इसमें? अजीत पवार, बहुत लोग कहते हैं इज अ फ्रंट फॉर शरद पवार। शरद पवार बीजेपी और एनडीए के साथ एक तालमेल रखना चाहते हैं, मगर सुप्रिया सुले का कन्विंस नहीं कर पाए अभी तक कि वो बीजेपी के साथ जाए। और मैं सवाल पूछ ही लेता हूं आपको। यह भी है कि 2019 में एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी अडानी के दिल्ली के घर में, जहां पे आप, शरद पवार, अमित शाह, प्रफुल्ल पटेल थे, अलायंस शेयरिंग की बात हुई थी। तो शरद पवार ने कभी इसको पब्लिकली एक्नॉलेज पूरी तरह से नहीं किया है, मगर डिनाई भी नहीं किया है। तो एग्जैक्टली है क्या सिचुएशन? लाइक इवेंचुअली वो भी एक साथ आने वाले हैं, अजीत पवार, शरद पवार। मैं आपको पहली बात तो कहता हूं जी, 2019 में जो हुआ उसमें अजीत पवार पूरे तरीके से हमारे साथ थे। उस समय जो निर्णय किया वो शरद पवार जी ने किया। अपने शब्दों से जो फिरे वो शरद पवार जी थे। उस समय निर्णय को चेंज करने वाले शरद पवार जी थे। बावजूद इसके, कौन सा निर्णय? जो हमारे साथ आने का निर्णय हुआ था वो शरद पवार जी का ही निर्णय था। 100% शरद पवार जी का, अजीत पवार का नहीं था। अजीत पवार जी का नहीं था। शरद पवार जी ने निर्णय किया, बाद में शरद पवार जी बदल गए। क्यों? अब ये तो वही जानते हैं उनकी क्या स्ट्रेटेजी थी, लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि जैसे ही सोनिया जी ने उनको ये कहा कि हम लोग उद्धव के साथ जाने को तैयार है, उद्धव जी के साथ जाने को तैयार है, वैसे उनको ये लगा कि ये दूसरा ऑप्शन खुल चुका है। अगर बीजेपी के साथ जाएंगे तो देवेंद्र फडणवीस खुद एक यहाँ का नेता है, उसके ऊपर और अमित शाह बैठे, उसके ऊपर मोदी जी बैठे। यहाँ पर अगर मैं इनके साथ जाऊंगा तो सरकार मेरे हाथ में रहेगी, और इसलिए उन्होंने अपना निर्णय चेंज कर लिया। वो उनके साथ चले गए, बावजूद उसके अजीत पवार उनके साथ नहीं गए, वो हमारे साथ आए। यह बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसके बाद अजीत पवार जी का हमारे साथ रहने का कोई कारण ही नहीं बचा था। तो हम लोगों से बात करके हमने कहा कि ठीक है, आप वापस चले जाइए, क्योंकि अल्टीमेटली पॉलिटिक्स में उनका भी अस्तित्व होना चाहिए। तो हम लोग तो उनको अस्तित्वहीन नहीं करना चाहते थे, वो वापस चले गए। इसलिए मैं उस पूरे मामले में अजीत पवार जी को ट्रोजन हॉर्स नहीं मानता, मैं उनकी कोई गलती नहीं मानता। लगातार देखिए, अजीत पवार जी वो सिर्फ मोहरा थे। और अजीत पवार जी का एनसीपी से बाहर निकलने का कारण भी ये है कि लगातार 3 बार अजीत पवार जी को अलग अलग तरीके से उनकी पार्टी में आगे बढ़ाकर और मुंह के बल गिराया गया। उनको यूज एंड थ्रो किया, वो परिस्थिति हुई। शरद पवार ने उनको यूज एंड थ्रो। अब देखिए, अब ये ऐसा है कि उनका रिश्ता ऐसा है कि मैंने ऐसा कहना ठीक नहीं है, लेकिन परिस्थिति वही है। कल शरद पवार क्या ओपन रख सकते हैं? ये भी एक स्पेकुलेशन है कि शरद पवार चाहेंगे कि कोई ना कोई एडजस्टमेट हो जाए। देखिए, चाह सकते हैं। मैं अभी चीजें हमेशा पॉलिटिक्स इज नेवर, आई टोटली एग्री, कीप्स चेंजिंग ओवर अ आई पीरियड ऑफ टोटली टाइम। एग्री। देखिए, अब ये है कि पॉलिटिक्स में इतना पानी बह गया है कि मैं तो अब ये समझने वाला आदमी हूं कि नेवर से नेवर, नेवर से नेवर। पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। कांग्रेस और बीजेपी का साथ आना छोड़कर पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैंने ये कहना, पहले मैं बहुत फर्मली कहता था, मैंने एक जमाने में बहुत फर्मली कहा था कि दुनिया इधर की उधर हो जाए,
एनसीपी के साथ हम नहीं जाएंगे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी आई कि हमको ब्रेकअवे एनसीपी के साथ जाना पड़ा। इसलिए पॉलिटिक्स में समय यह बताता है कि क्या होगा। हाँ, आइडियोलॉजिकली मुझे ये 100% पता है कि कांग्रेस के साथ हम कभी नहीं जाएंगे। बाकी आज की परिस्थिति में हम इतने स्ट्रांग हैं कि हमको पवार जी के गुट को या और किसी को साथ में लेने की आवश्यकता नहीं है। हम बहुत स्ट्रांग है, वो काफी वीक हुए हैं। फिर भी बावजूद इसके मैं हमेशा आजकल कैवेट रख के बोलता हूं, नेवर से नेवर। यू डोंट रूल आउट। कल अगर मैं एक सिचुएशन दो आप कि शरद पवार अजीत पवार के साथ एक साथ आ जाए, तो कंबाइंड पवार, आप डोमिनेंट फोर्स में है और कंबाइंड एनसीपी आपके नीचे है, तो प्रॉब्लम क्या है? क्या आप एक्सेप्ट करेंगे उसको? देखिए, मैं पहली बात तो मैं कहता हूं कि पॉलिटिक्स में जो थोड़े अक्लमंद नेता है उन्होंने हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे कभी कमेंट नहीं करना चाहिए। और उतना हाँ, ये काफी हाइपोथेटिकल है। दूसरा, पॉलिटिक्स इतना फ्लूइड है कि इसलिए फर्मली इस मामले में कुछ बोलना ये आज की तारीख में सही नहीं होगा। अभी आपके राज ठाकरे के साथ इतने अच्छे इक्वेशंस हैं एट अ पर्सनल लेवल ऑल्सो, योर फैमिलीज ऑल्सो, आप उनके घर जाते हैं, आप मिलते हैं, फिर अचानक राज ठाकरे अभी कहते हैं कि देयर इज नो डिस्प्यूट, दे आर ट्राइंग टू फिनिश ब्रांड पवार और ब्रांड ठाकरे को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें अलाउ नहीं करेंगे। आप कहते हैं ये प्रीत संगम नहीं है, ये भीत संगम है। यानी कि इसको ट्रांसलेट करता हूं, भीत संगम यानी कि यूनियन ऑफ फियर, प्रीत संगम मीन्स यूनियन ऑफ लव, राइट? तो ये आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये जो अलायंस इसका किसको फायदा होगा? मैं सबसे पहले आपको बताता हूं, देयर इज नो ब्रांड ठाकरे, देवर वॉज ओनली वन ब्रांड। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे, दैट वॉज अ ब्रांड। अब कोई ब्रांड नहीं बचा है। इन्होंने उनके जो विचार थे, उनकी जो राजनीति थी, उसको टोटली समाप्त कर दिया है, उसको कुचल दिया है, और इसलिए अब कोई ठाकरे ब्रांड वगैरह नहीं है। ब्रांड वही रहेगा। ये देखिए, जन्म से संपत्ति मिलती है, विचारों की विरासत नहीं मिलती। इनको विचारों की विरासत नहीं मिली है, इसलिए नहीं, किसी को ही नहीं मिली। अब लोग कहते हैं राज ठाकरे बाला साहब ठाकरे की तरह बोलते हैं, देखिए उनकी मतलब बिहेवियर, एक्टिंग उस तरह की है। अनफॉर्चुनेटली, आई विल से अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बाला साहब ने ही राज ठाकरे को डिसोन कर दिया था जब वो जीवित थे। इसलिए अब इसको बोलने की, मैं आपको एक ही बात कहता हूं कि आपने किया था कि डिस्टेंस किया था, डिसोन किया था। इट वाज डिसोन। आप कह रहे हैं राज ठाकरे इज अ डिसोन्ड मेंबर ऑफ द फैमिली। ही वाज डिसोन्ड, so he has no right to claim. I won't talk about right to claim. He may have right, मुझे नहीं मालूम। या मैं तो ये कहता हूं कि उस समय मैंने इससे पहले बिल्कुल ये कहा है कि आज जो ये साथ में आ रहे हैं, अब इसमें कोई मतलब नहीं है। 2009 में मतलब 2009 में अगर साथ एमएनएस और शिवसेना के वोट्स ही नहीं बचे ना, उद्धव सेना के वोट्स कहां बचे? जब वोट्स थे 2009 में, तब साथ में आते तो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स अलग होती। अब इनके पास वोट नहीं बचे। और जहां तक राज ठाकरे का सवाल है, मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, और आप इस चुनाव के बाद देख लीजिए, राज ठाकरे जी विल बी द बिगेस्ट लूजर इन दिस कोएलिशन, बिगेस्ट लूजर। ये कोएलिशन में उनका फायदा उद्धव जी को मिलेगा, लेकिन उद्धव जी का फायदा उनको नहीं मिलेगा। राज ठाकरे विल बी द बिगेस्ट लूजर। ये मैं आज भविष्यवाणी कर रहा हूं, चुनाव के बाद आप देख लेना। मगर वो कहते हैं जो मराठी मानुस के लिए मैं लड़ रहा हूं, वी विल मेक श्योर कि मराठी मानुस को जो चाहिए वो मिलेगी। मराठी प्राइड उनकी मेन पोल प्लैंक है, मराठी प्राइड है ना, जो आपकी भी एक तरह से यूनिफाइंग फिलॉसफी है। तो ये बैलेंस कहां पे होगी? देखिए, और आप थोड़े तो अफेक्टेड है उद्धव से अभी भी। देखिए, कोई उद्धव से अभी भी थोड़े अफेक्टेड है। मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं कि पिछले 25 सालों में मराठी आदमी का विश्वास इन्होंने खो दिया। मुंबई से मराठी आदमी बाहर क्यों चला गया? अगर आप सत्ता में थे 25 साल, बीएमसी आपके पास थी, देश की सबसे रिचेस्ट बॉडी ये आपके पास थी, बावजूद इसके
मराठी आदमी को मुंबई में घर नहीं मिला, उसको वसई विरार के बाहर क्यों जाना पड़ा, उसको नाला सुपारा के बाहर क्यों जाना पड़ा? देवेंद्र फडणवीस को पूछिए, उनकी पार्टी भी थी हमारे साथ नहीं, अलायंस में हम तो पिछले 25 साल से। वो कह रहे हैं कि देखिए ये गलत बात है। देखिए मैं एक मिनट, आप ये इशू हो गई अभी कंट्रोवर्सी, क्योंकि आप ये कह रहे हैं, आपके पार्टी के लोग खुलकर कह रहे हैं इतने 1000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, उनको जेल में डालेंगे। वो कहते हैं कि बीजेपी को पूछिए, क्या वो हमारे साथ डेप्यूटी मेयर नहीं थे? बात 2017 में हमने बाहर से रहने की भूमिका ली, हम उनके साथ नहीं गए। और पिछले 3 हम साल नहीं से गए, तो आप ही एक तरह ना हम गए नहीं। और जिस समय उनके साथ थे, कॉरपोरेशन में 2 ही पद प्रमुख होते हैं, एक मेयर का होता है, दूसरा स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन का होता है। एक बार भी 25 सालों में क्या हमारा मेयर बना, क्या हमारा स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बना? एक बार भी नहीं, 25 सालों में नहीं। इनके हाथ में सत्ता थी। नहीं, हमारे इन्फ्लुएंस तो थी। 30-35 लोग रहते थे, हम लोग, कोई इन्फ्लुएंस नहीं थी, यही चलाते थे, हमको पूछते भी नहीं थे। स्कैम कर रहे थे आप कह रहे हो? बिल्कुल स्कैम कर रहे थे, हमने कई बार उसका विरोध किया। इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया ना? देखिए, सरकार आपकी है महाराष्ट्र में। आपकी जानकारी के लिए 2015 में मैंने मुख्यमंत्री के तौर पर 200 रास्तों का इन्वेस्टिगेशन किया मुंबई में, और 200 रास्तों में नीचे की परत ही नहीं मिली। आपको पता होगा उस समय मैंने एफआईआर भी किया, कई लोगों को जेल में डाला मैंने, और इतने स्कैम इन्होंने किए। और कोविड में तो इन्होंने जो स्कैम किए। लेकिन मैं मूल मुद्दे पर आ रहा हूं, जो मराठी मानुस का मुद्दा है, उस मुद्दे पर मुझे बोलने दीजिए। इन्होंने मराठी, पत्राचाल में रहने वाला मराठी आदमी, किसने उसको रास्ते पर लाया? इन्होंने लाया। अभ्युदय नगर किसने रास्ते पर लाया? बीडीडी चाल। जो मराठी आदमी का सबसे बड़ा प्रश्न है मकानों का, वो हमने सॉल्व किया। बीडीडी चाल में रहने वाले 80,000 मराठी आदमी, इनके काल में केवल उनको मूर्ख बनाते रहे, केवल बिल्डरों को वहां पर लाते रहे। मैंने निर्णय किया बिल्डर नहीं आएगा, माड़ा तैयार करेंगे। आज बिल्डिंग तैयार हो गई, लोग रहने चले गए। 80,000 मराठी लोगों को घर दे रहे। पत्राचाल में इनके भ्रष्टाचार के कारण जेल में इनको जाना पड़ा, हमने पत्राचाल के मराठी आदमी को घर दिया। हमने अभ्युदय नगर में इतने वर्षों से मराठी आदमी बसता था, इन्होंने केवल आश्वासन दिए, 25 साल चुनाव जीते, लेकिन उसका कोई भला नहीं कर पाया। हमने रीडेवलपमेंट में 120 स्क्वायर फीट में रहने वाले मराठी आदमी को मुफ्त में 500-600 स्क्वायर फुट का घर देने वाले हम हैं। इसलिए अब मराठी आदमी का इन पर विश्वास नहीं है। देखिए, अगर मराठी हमारे साथ नहीं होता, ओनली बीजेपी इज अ पार्टी हु हैज कंसिस्टेंटली परफॉर्म। तीनों चुनाव में हम 15-16 सीटें चुनकर आए, जितनी सीटें लड़ते उतनी हम चुनकर लाते। अब ये समझ लीजिए, कोई मराठी इनके साथ नहीं है, नॉन मराठी तो इनके साथ नहीं है, कोई इनके साथ नहीं है। और मैं बहुत साफ शब्दों में कहता हूं, ये मराठी की बात करते हैं, हम कहां से आए? मैं गुजरात से आया क्या, या मध्य प्रदेश से आया, या यूपी से आया? मैं भी मराठी हूं, मेरा अमित साटम भी मराठी है, मेरा आशीष शेलार भी मराठी है, मेरे सारे रवि चौहान भी मराठी है, हम भी मराठी है भाई, हम भी मराठी के लिए जीते, हम भी मराठी के लिए लड़ते। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप केवल मराठी के नाम पर राजनीति करो। हम मराठी के लिए लड़ेंगे, मराठी आदमी के हकों के लिए लड़ेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम राजनीति नहीं होने देंगे। केवल किसी दूसरे भाषा के आदमी पर एक बार अटैक कर दो, इसके कारण आपका मराठी प्राइड नहीं होता। ये हाँ, तो ये मराठी करते हैं, उन्होंने किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की स्थापना की, हमारे आदर्श तो वो है। छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज केवल मराठियों के लिए नहीं था, पूरे देश के लिए था। राज ठाकरे जो कर रहे हैं वो फ्रॉड है, बिल्कुल गलत है, गलत है, एकदम गलत। लोगों को मार रहे हैं, 100% पकड़ के लोगों को मार रहे हैं, डरा रहे हैं, बिल्कुल टैक्सी वालों को पकड़ रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? नहीं, देखिए, वो क्यों कर रहे हैं? उनको ये लगता है, चाहे वो मनसे से हो चाहे शिवसेना हो, उनको ये लगता है कि किसी ऐसे कमजोर आदमी को मारकर वो मराठी प्राइड खड़ा कर लेंगे। किसी चाय वाले को पकड़ा, किसी को पकड़ा। मराठी इतना संकुचित नहीं है। देखिए, आप अगर पानीपत की लड़ाई देखेंगे तो पानीपत की लड़ाई में जो मराठे लड़ने को गए थे, वो अपने साम्राज्य के लिए नहीं गए थे। उस समय तो अहमद शाह अब्दाली ने उनको ये कहा था कि सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान हमको दे दो, बचा हुआ देश आपके नाम से रिकॉग्नाइज करेंगे। फिर भी वहां लड़ने के लिए गए। राज ठाकरे की सोच गलत है। देखिए, मैं ये मानता हूं इस प्रकार की, देखिए, मराठी का सम्मान करना ये सोच सही है, मराठी के लिए लड़ना ये सही है, लेकिन मराठी के नाम पर गुंडागर्दी करना ये सही नहीं। बाला साहेब ठाकरे के टाइम पे भी तो हुआ था। देखिए, बाला साहब ठाकरे कभी संकुचित विचारों के नहीं थे। मराठियों के लिए बाला साहब लड़े, लेकिन बाला साहब ने हमेशा जो हिंदू है, ऐसे सारे हिंदुओं को बाला साहब ने संरक्षण दिया। फडणवीस जी, अगर चोरी हुई, अगर स्कैम हुआ, अगर कांड हुआ, आपने इतने पैशनेटली बात की,
70,000 80,000 की बजट होती है जो कई सारे स्टेट्स के जीडीपी से ज्यादा है मुंबई की। इतना बड़ा कांड हुआ मगर आपने किसी बड़े व्यक्ति पर नाम नहीं डाला जो चला रहे हैं। आप हमेशा उद्धव सेना शिवसेना उनकी भूमिका के बारे में बोल रहे हैं मगर मुझे लगता है कि आप सॉफ्ट हैं उद्धव ठाकरे पर। आप कभी ये नहीं कहते कि अगर जरूरत पड़ेगा हम हाईएस्ट पॉलिटिकल फिगर्स तक जाएंगे। ये एक तरह से ये भी तो गलत है ना, क्योंकि फडणवीस जी अगर पैसा कोई बना रहा है, अगर सड़कों के नीचे राख भी नहीं है, अगर सड़कें गिर गई है, लोग मजाक उड़ाते इतना पैसा है मगर मुंबई में सड़कें नहीं है, तो फिर इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टेक एक्शन, फाइल केसेस अगेंस्ट द हाईएस्ट फिगर्स, नॉट द मिडिल लेवल। मतलब मिडिल लेवल और लोअर लेवल के लोग नहीं। वो आप क्यों नहीं कहते? क्यों आप बच के चल रहे हैं उस पर? बचने का कोई सवाल नहीं है। ये मोडस ऑपरेंडी ऐसी है कि जिसमें जो उनके महानगर पालिका में काम करने वाले नेता है उन नेताओं के माध्यम से ये होता है। इसलिए आप देखिए जब भी कोई स्कैम होता है उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ये उनके महानगर पालिका के स्तर के नेताओं का दिखता है। हालांकि उसके बाद का भी इन्वेस्टिगेशन तो चल रहा है। अभी देखिए मीठी नदी का इन्होंने स्कैम किया। मीठी नदी में 80 करोड़ रुपए सीधे निकाल लिए। मीठी नदी से हम सारी जो ये है गंदगी है वो निकाल रहे ऐसा बताकर, सिल्ट निकाल रहे बताकर, और इतना भयानक स्कैम है ये लोगों के जो स्कैम है इसमें ट्रक की जगह स्कूटर के नंबर दिखते हैं। सारे पकड़े गए, हमने किसी को छोड़ा नहीं है, सबको पकड़ेंगे और सबको पकड़ेंगे। जी बिल्कुल पकड़ेंगे। आदित्य ठाकरे की रोल है उसमें? देखिए उसमें अभी तक तो आदित्य ठाकरे, देखिए अभी तक तो क्योंकि उनके दोस्त डिनो मोरिया की इन्वेस्टिगेशन अभी देखिए आदित्य डिनो मोरिया तो एक्टर है, वो कहाँ स्पेशलिस्ट बन गए? हाँ बिल्कुल। उनको क्या पता है उसके बारे में? मैं वही कहना उनकी चाहता सिर्फ कनेक्शन है आदित्य ठाकरे के साथ। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने बिल्कुल सही बात की और इंगित किया कि डिनो मोरिया का न कोई संबंध था वो पूरे मतलब डिसिल्टिंग के काम से या मिट्टी के शुद्धिकरण के काम से। उनको ही काम मिलता है, उनके लोगों को काम मिलता है और वो सारा पैसा निकाल कर ले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें मैं ये कहता हूं कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी। किसको? उद्धव ठाकरे जी को, आदित्य ठाकरे जी को मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी, बिल्कुल लेनी पड़ेगी। क्यों? अरे भाई उनके राज में चल रहा है, उनके इशारों पे चलता था, उन्हीं के दोस्तों को दिया जा रहा है। उनके साथ के लोग हैं। सिर्फ मॉरल की कुछ और भी? आज तो मैं मॉरल ही कहूंगा। इन्वेस्टिगेट करेंगे? इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इन्वेस्टिगेशन। आप ऊपर तक जाने की कोशिश नहीं कर रहे इन्वेस्टिगेशन? देखिए मैं विच हंटिंग नहीं करता। हाँ जहां पर कोई सबूत होगा वहां पर निश्चित रूप से पुलिस कार्रवाई करेगी। मैं उसमें कोई किसी को स्पेयर नहीं, मैं कोई इंटरफेयर नहीं। आप उद्धव ठाकरे हो, स्पेयर नहीं कर? देखिए मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि मैं कोई इंटरफेरेंस नहीं करूंगा। पुलिस जो करना चाहती है पुलिस करेगी। टू द वेरी टॉप जाएंगे? अगर देखिए जहां तक सबूत जाते हैं वहां जाएंगे। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कैम्स की उद्धव ठाकरे पर है? 100% है। आप कभी कहते नहीं उनको? वो कहा जाता है आप मिलने की, वो आपसे मिलने की बहुत कोशिश कर रहे हैं आजकल। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए मैंने अपनी जिंदगी में एक फलसफा हमेशा रखा है कि पॉलिटिकल अपोनेंट ये अपना दुश्मन नहीं है। सो एक जाती दुश्मनी मैंने किसी से रखी नहीं है, इसलिए कोई मिलता है तो हम बात भी करते हैं। देखिए उनके साथ आज भी चाय पीने को मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो मैं पॉलिटिकली या जिस प्रकार से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन चलाया इसका अपोनेंट हूं मैं, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हो उसका अपोनेंट हूं मैं। व्यक्ति करके कोई मेरा अपोजिशन थोड़ी है। मुंबई के मेयर किस धर्म से होंगे, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? वारिस पठान ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन कहती है इक्वालिटी, कोई पठान, खान, अंसारी, शेख, कुरैशी मेयर हो सकता है, और कहते एक दिन ऐसा भी आएगा जब हिजाब पहनकर कोई महिला मुंबई की मेयर बनेगी और वो दिन आएगा। उसके जवाब में फडणवीस जी जो अपने आप को रिस्ट्रेंट कर रहे हैं आजकल बहुत, उन्होंने कहा, मगर मैं ये भी नोटिस कर रहा हूं कि कई बार आपकी रिस्ट्रेंट नहीं रहती। आपने कहा कि कई लोग कह रहे हैं कि बुर्का पहन के कोई महिला मेयर बनेंगी, मगर जो लोग मराठी मानुस और मराठी प्राइड की बात कर रहे हैं वो ये कहे, और आपने कहा कि मराठी होंगे और हिंदू होंगे, मराठी एंड हिंदू। अब लोग कहते हैं कि मैंने उनका चेहरा जो है जी उसका नकाब उतार दिया, क्योंकि
उद्धव ठाकरे जी की पार्टी का जो नकाब है वो मैंने उतार दिया। इसलिए उतारा कि जब यहां पर कौन महापौर बनेगा ऐसा सवाल आया और एक मीरा भाईंदर में स्टेटमेंट हुआ कि मीरा भाईंदर में उत्तर भारतीय महापौर बनेगा, उसको मुंबई में लाकर ऐसे टूट पड़े वो लोग मानो जैसे मुंबई में कोई भूचाल आ गया। लेकिन जैसे ही वारिस पठान ने ये कहा एक बुरके वाली यहां की महापौर बनेगी, इनके मुंह को ताला लग गया, ये बोलने कोई तैयार नहीं है। उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे जी, राज ठाकरे जी और संजय राउत। ताला क्यों लगा? क्योंकि अभी उनकी पॉलिटिक्स ये तुष्टीकरण की नीति चल रही है। अब वो अपने आप को मुसलमानों का मसीहा मानते हैं, अब वो तुष्टीकरण कर रहे हैं। कांग्रेस से ज्यादा तुष्टीकरण तो अब शिवसेना कर रही है, तो इसलिए वो इस बात का प्रतिवाद नहीं कर पाए। हमने बहुत स्पष्ट भूमिका रखी। देखिए, मुंबई का महापौर महायुति का होगा, मुंबई का महापौर हिंदू होगा और मुंबई का महापौर ये मराठी होगा। ये हमने बहुत स्पष्ट भूमिका ली है। और मैं इसलिए भी ये कह रहा हूं कि उनके रिजर्वेशन करवा रहे हैं ये नहीं, कोई रिजर्वेशन का सवाल नहीं है। देखिए, यहां उनके कुछ नेताओं ने यह भी कहा कि जो भी मराठी बोलने वाला हो, जो भी मराठी पर प्यार करने वाला हो, मुसलमान भी मराठी पर प्यार करते हैं, इसलिए उनमें से भी कोई बन सकता है। इसलिए हमने स्पष्टता से हमारी भूमिका रखी। हमारी भूमिका यह है कि मुंबई का महापौर हिंदू होगा, मुंबई का महापौर मराठी होगा। आपने रिपोर्ट देखी है मुंबई की जो डेमोग्राफी बदल रही है और 30% तक मुस्लिम पॉपुलेशन बन सकती है? कोई ऐसी वैसी इंस्टीट्यूट की नहीं है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस की है, आपने जरूर देखा होगा उसको। और उस पे आपकी क्या चिंता है कि नहीं है इसको लेकर कि कहा जाए कि देखिए, बाय द वे मुस्लिम पॉपुलेशन जो है मुंबई में अभी लेस देन 20% है, मगर लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स कॉन्सेंट्रेटेड इन एनी सिटी दैट इज नॉट एन इस्लामिक कंट्री, दैट इज नॉट एन इस्लामिक कंट्री। और हिंदू पॉपुलेशन घट रही है, मुस्लिम पॉपुलेशन कैन गो अप टू अबाउट 30%। सवाल यह है कि फडणवीस जी आपने क्या किया उसके लिए? आप मुख्यमंत्री हैं, आप डेमोग्राफी बदल दीजिए। उत्तर प्रदेश में, दूसरे जगहों में अब केंद्र सरकार भी कह रही कि बांग्लादेशियों को पकड़ पकड़ के आइडेंटिफाई करके बाहर कीजिए। व्हाई हैज फडणवीस जी नॉट डन द सेम थिंग इन मुंबई इन अ बिगर वे? क्या मुंबई में बांग्लादेशी नहीं है, इन्फिल्ट्रेटर नहीं है? पहली बात तो यह है कि यह रिपोर्ट बहुत चिंताजनक है और हमारे लिए भी यह रिपोर्ट आई ओपनर है। जिस प्रकार से ये पॉपुलेशन बढ़ रही है जी, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी चिंता तो करनी होगी। जहां तक बांग्लादेशियों का सवाल है, देखिए, मैं कोई बहुत उसके बारे में विज्ञापन करके तो चीजें नहीं करता हूं, लेकिन जो बांग्लादेशी डिपोर्ट हुए हैं उसमें शायद सबसे बड़ा हिस्सा ये मुंबई का और महाराष्ट्र का है। मैं आपको बता रहा हूं, ये मुंबई का और महाराष्ट्र का है। और आज पब्लिसाइज नहीं करेंगे, ये पब्लिसिटी की बात नहीं है। देखो, उसमें कोई स्कोर करने की बात नहीं है, ये तो हमारा कर्तव्य है। और मैं आपको आज बता रहा हूं कि हम लोग आगे भी ये करते रहने वाले हैं। अभी हम लोगों को इनकी मोडस ऑपरेंडी ध्यान में आ गई है। ये लोग पश्चिम बंगाल में आते हैं, पश्चिम बंगाल में कागजात तैयार करते हैं और फिर कागजात तैयार करके मुंबई में आते हैं। अभी इस मोडस ऑपरेंडी को हमने रिवर्स ट्रैक कर लिया है और उसके कारण कैसे ट्रैक किया? जो जितने लोगों को पकड़ा उनका इन्वेस्टिगेशन करके हमने उसकी एक एक कड़ी समझ ली है और उस कड़ी को समझकर अब इनका रूट क्या है ये हमने तय किया है। और फिर स्पेशली हमने मुंबई के डेवलपर्स को, बिल्डर्स को ये कहा है, होटेलियर्स को कहा है, ये 2 हॉटबेड है, होटल्स और डेवलपर कम्युनिटी। इनको कहा है कि इसके बाद आप बिना पहचान के और बिना वेरिफिकेशन के इस प्रकार से अगर केवल सस्ता मजदूर मिलता है इसलिए बांग्लादेशियों को लाओगे बंगाल से, तो आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी। हमने आइडेंटिफाई करना, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं कि जिससे बहुत आसानी से अगले समय हम बांग्लादेशियों को डिटेक्ट कर पाएंगे, डिटेक्ट भी करेंगे और डिपोर्ट भी करेंगे। अब कह रहे हैं बांग्लादेशियों का मुंबई में रहना असंभव हो जाएगा? बिल्कुल असंभव होगा, आप ट्रैक करेंगे? एकदम ट्रैक करेंगे। ट्रैक कर रहे हैं?
100% ट्रैक कर रहे हैं। ये डेमोग्राफी जो कही जा रही है 30-35% तक जाएगी, इसको आप रोकेंगे? रोकना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि क्यों रोकना पड़ेगा? इसलिए रोकना, क्योंकि कई लोग ये कहते हैं, दिल्ली की एक लॉबी है, कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस इज वेरी वेल एजुकेटेड, ये लॉयर है, एजुकेटेड है, बड़े अच्छे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग है, ये सेक्युलर होना चाहिए इनको। ये अभी आजकल सेक्युलर नहीं है। देखिए कई लोग आपके साथ डिसअपॉइंटेड है, कह रहे हैं कि आपकी लैंग्वेज भी ज्यादा हार्डलाइन हो रही है। मुझे नहीं लगता, मगर मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, लोग आपसे सुनना चाहते हैं एट ए नेशनल लेवल। देखिए, मैं सेक्युलर हूं क्योंकि मैं हिंदू हूं, हिंदू सेक्युलर आप है। मुस्लिम होते तो सेक्युलर नहीं होते? मैं हिंदू हूं इसलिए सेक्युलर नहीं, मगर दूसरी सवाल, आप मुस्लिम होते तो सेक्युलर नहीं क्योंकि होते? देखिए, उसमें सेक्युलर होना इसलिए कठिन है कि आप लोग जानते हैं कि मेरे मजहब में तो हर मजहब का सम्मान है। मेरे मजहब में कहीं नहीं कहा गया है कि मैं जाकर किसी दूसरे मजहब के व्यक्ति को मतलब जिहाद करूं, ये मेरे यहाँ नहीं कहा गया है। मेरे मजहब में कहीं जिहाद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सारे मुसलमानों को गलत नहीं कहता हूं। देखिए, अच्छे मुसलमान भी है, इस देश पर प्यार करने वाले मुसलमान भी है। मेरी लड़ाई उन मुसलमानों से जो वंदे मातरम कहने को नहीं कहते, मेरी लड़ाई उन मुसलमानों के साथ है जो इस देश को अपना देश नहीं मानते, जो इस देश को अपना देश मानते। देखिए, आप अगर पिछले समय देखेंगे, माहिम दरगाह पर मुंबई के, जब वहां की कमेटी ने तय किया क्या तिरंगा झंडा फहराएंगे, मैं माहिम दरगाह पर गया, मैंने वहां चादर चढ़े और तिरंगा झंडा फहराया। इसलिए मैं हिंदू, इसलिए मैं सेक्युलर हूं। लेकिन एक बात आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आज ये बांग्लादेशी यहां आकर और अलग अलग प्रकार से आईएसआई जिस प्रकार के एसेट तैयार करने की कोशिश करता है, इससे हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा है। मैं सेक्युलर हूं, लेकिन मैं मूर्ख लिबरल नहीं हूं। मूर्ख लिबरल बिल्कुल नहीं हूं। मैं लिबरल जरूर हूं, लेकिन मूर्ख लिबरल नहीं हूं। अपने को लिबरल दिखाने के लिए देश की एकता और देश की एकात्मता और देश की सुरक्षा, देश की सार्वभौमता, इन सारी चीजों को खतरे में डालने वाला मूर्ख लिबरल मैं नहीं हूं। अगर उसमें कोई मुझे नॉन सेक्युलर कहे तो मुझे कोई डर नहीं है। अब ये अनअपोलोजेटिक। हैव यू, अच्छा, थोड़ा क्या बदल चुके हैं पिछले 5 साल में? बिल्कुल नहीं, मैं वैसा ही हूं, मैं पहले से आप, मुझे पहली बार, आपको पता नहीं याद है, एक बहुत बड़ी छात्र संसद हुई थी MIT में, पुणे के बाहर। मैं भी बोल रहा था, आप भी बोल रहे थे, आप उस समय MLA थे, आप कोई बड़े पोस्ट पे नहीं थे। मैं सुनकर मैंने कहा कि इनको, मतलब ही स्पीक्स इन अ वेरी फायरी वे, मगर थोड़ा सा हमेशा आप पर इतनी फोकस है ना कि आर यू चेंजिंग? आपका फोकस गवर्नेंस का है, यू आर अ गवर्नेंस मैन, और आप बुलडोजर अप्रोच आपकी होती है विदाउट यूजिंग बुलडोजर, जो अभी आपने बांग्लादेशियों की बात कही। मगर मैं स्पेसिफिक केस पे बोल रहा हूं। स्पेसिफिक केस है पार्थ पवार का केस, और आपने कहा है कि देखिए, आई हैव टू टाई अप विथ एवरीवन टू बी इन पावर। अगर मैं पावर में नहीं रहूंगा तो मैं चेंज नहीं ला सकता। पार्थ पवार के केस को रिपब्लिक ने बहुत फोकस किया। ये जो मुंडवा लैंड डील है, कंपनी पार्थ पवार की है, जो अजीत पवार के बेटे की है। 1800 करोड़ की प्रॉपर्टी, 300 करोड़ की वहां पे उन्होंने लगाई है, स्टैंप ड्यूटी नहीं दी है। अब इसमें पार्थ पवार का नाम FIR में क्यों नहीं आया? उनके, देखिए, उनके एम्प्लॉइज का है, उनके लोगों का है, उनकी कंपनी का है, वो डेजिग्नेटेड पार्टनर है वो एमेडिया एंटरप्राइजेस में। मैंने सबसे ज्यादा फॉलो किए, और बेनिफिट इनको हुई है, फाइनेंशियल बेनिफिट इनको हुई है। आपने कहा है, एंड पीपल बिलीव यू, देवेंद्र फडणवीस, पीपल बिलीव यू दैट आई विल नॉट अलाउ करप्शन टू हैपन अंडर माई गवर्नमेंट। इन अ वे आपने कहा है कि जो इन्होंने किया है उसकी मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता जब तक मैं कंट्रोल में हूं। आपने ये भी कहा है, मैंने ऐसे सिस्टम बनाई हुई है कि कोई मेरे आंखों के सामने गलत काम नहीं कर सके। तो नेशन वांट्स टू नो, पूछता है भारत, कि उस केस में क्या उप मुख्यमंत्री के बेटे को डायरेक्टली उनका नाम नहीं होना चाहिए था? पहली बात तो मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि ये बहुत बड़ा स्कैम है। बिल्कुल है। सरकार की जमीन को इस प्रकार से कोई बेचे और कोई खरीदे, ये 100% स्कैम है। किसी ने मांग करने से पहले सरकार ने इसके ऊपर FIR किया। इसके ऊपर दूसरा कमीशन भी हम लोगों ने इनिशिएट किया, इंक्वायरी उसकी चालू की। जिस समय FIR होता है, आपको पता है, जो
पहले डायरेक्ट डील करते हैं, उन्हीं के ऊपर एफआईआर होता है। इसमें जो उनके भाई है, जिनके ऊपर एफआईआर हुआ है, वो दूसरे तीसरे कोई नहीं है, पार्थ पवार के भाई है। वो पार्थ पवार के भाई सिग्नेटरी थे, बेचने वाले सिग्नेटरी, और सरकार के जिन अधिकारियों ने ये किया उन सब पर एफआईआर हुआ है। लेकिन इसका मतलब एफआईआर में नाम नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप छूट गए। खुली छूट नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि एफआईआर तो इट इज अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रोसिक्यूशन ये आपका जो चार्जशीट जाता है उस पर आधारित होता है। एफआईआर में किसका नाम आया महत्व का नहीं होता, चार्जशीट में किसका नाम आया ये महत्व का होता है। और अभी चार्जशीट गई नहीं है, अभी चार्जशीट के लिए पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन जहां तक मैं जानता हूं अंतिम दौर में है, और इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर जिसका भी डायरेक्ट उसमें सहभागिता दिखेगी उस पर कार्रवाई पुलिस करेगी। इट्स नॉट अ क्लोज चैप्टर, Not at all. Not a closed Not chapter. at all. We have also told this to the court. Even the court is monitoring us. We have told the court that we are taking action. It is under investigation, and whosoever is responsible will name him. आपको एक जगह में पूछा गया था कि आप मुख्यमंत्री, आप ये पार्टी पोस्ट पे थे, इधर आए। आपने रिमाइंड किया, आप भूल गए कि मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी था, मैं आउट ऑफ पावर भी था, मैं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी बना। तो क्योंकि समय कम है, मगर इस पर मैं, क्योंकि दिस इज अ इंटरव्यू, देखिए आप अभी एक्सेप्टेड फैक्ट है, यू आर द फेस ऑफ बीजेपी एंड दिस अलायंस इन महाराष्ट्र टोटली टुडे। ऐसा नहीं था 3 साल पहले। फडणवीस जी, यू आर रिटन ऑफ ऑलमोस्ट। आपके पीठ के पीछे कितने बंदूक है, क्या आपने कभी काउंट की है? ये नहीं कि आपके कंधों पे कितने लोग बंदूक चला रहे हैं, वो आप लॉयर हैं, वो अलाउ नहीं करते, मगर आपके पीठ के पीछे कितने बंदूक है, कितने छुरे लगे हुए हैं, क्या आपने कभी काउंट की है? बिकॉज यू आर ऑलमोस्ट रिटन ऑफ नाउ। यू आर, लोग कह रहे हैं यू आर कम बैक मैन, बट यू आर रिटन ऑफ 3 years बैक। इट्स फिनिश्ड। देवेंद्र फडणवीस इज फिनिश्ड। बहुत जल्दी उठ गए थे, लोगों ने कहा था ये बहुत जल्दी उठ गए थे, उतनी जल्दी वो गिरे हैं। तो आपके लिए चैलेंजिंग मोमेंट, सबसे ज्यादा ट्रबलसम मोमेंट कौन सा था, और आप अपने पोजीशन को उस समय कैसे देखते थे? देखिए, जिस समय उद्धव जी ने एक प्रकार से हमारे साथ विश्वासघात किया, वो मेरे लिए एक शॉक था। शॉक था, बिल्कुल वो शॉक था। पॉलिटिकल रियलिटी उस समय मेरे ध्यान में आई कि राजनीति में ऐसा भी हो सकता है। उसके तुरंत बाद जो पवार साहब ने किया वो कम शौक था, इसलिए कि भाई पवार साहब तो कोई हमारे साथ चुनाव नहीं लड़े थे, और एक प्रकार से उन्होंने अपनी अपॉर्चुनिटी देखी और हमारे साथ पॉलिटिक्स की। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि वो कहीं ना कहीं मेरी स्ट्रैटेजिक गलती थी कि मैंने उन पर विश्वास किया उस समय, इसलिए। हाँ जी। उसके बाद जब मैं लीडर ऑफ अपोजिशन बना तो मुझे बहुत टारगेट करने का प्रयास हुआ, बहुत ट्रोल करने का प्रयास हुआ, यहां तक कि मुझे फ्रेम करके, जिस प्रकार से आपको फ्रेम किया गया गलत तरीके से, ऐसे मुझे भी फ्रेम करने का बहुत प्रयास हुआ। लेकिन चूंकि उस समय 5 साल में होम मिनिस्टर रहा था और पुलिस में एक भावना मेरे बारे में थी कि इस आदमी ने कभी गलत काम नहीं किया है, इसने कभी पैसे नहीं मांगे हैं, इसने कभी ट्रांसफर पोस्टिंग में भेदभाव नहीं किया है, इसलिए पुलिस के कई आला अधिकारी अड़ गए कि हम इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, इसलिए वो कार्रवाई नहीं कर पाए। तो ये सारा जो है चैलेंजिंग समय था। लेकिन मैंने तो कहा था कि मैं लौट कर आऊँगा। मैंने कहा था कि मेरे मतलब किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर लौट कर आऊँगा। तो मैं लौट कर आया। इसलिए मुझे लगता है हाँ, ये बड़ा चैलेंजिंग टाइम था, लेकिन इस चैलेंजिंग टाइम से मुझे फायदा ये हुआ कि नाउ देवेंद्र फडणवीस इज मोर मैच्योर्ड पॉलिटिशियन। अब मुझे किसी चीज से डर भी नहीं लगता और किसी चीज से शौक भी नहीं लगता। किस चीज में आप पहले मैच्योर नहीं थे? देखिए, इन सिचुएशंस को हैंडल करने की मेरी कोई आदत ही नहीं थी। मैं तो एक बहुत सीधी पॉलिटिक्स करके सामने जाने वाला आदमी था। जैसा आपने कहा, आपने जिस देवेंद्र फडणवीस को देखा था वो नाक की सीध में चलने वाला देवेंद्र फडणवीस था। लेकिन बाद में देवेंद्र फडणवीस को ध्यान में आया कि पॉलिटिक्स में कभी कभी आपको स्ट्रैटेजी भी करनी पड़ती है
और कभी कभी आपको सामने वाले को पटकना भी पड़ता है। आपको लगता है इस सब में आपके गवर्नेंस पर फोकस कम, आपके पॉलिटिक्स पर ज्यादा हो गया नेशनल लेवल बिल्कुल पर? नहीं, और देखिए- आपकी अगर आप ये इलेक्शन आप प्रेडिक्शन दीजिए मुझे कि क्या होगा, क्योंकि सब लोग लाइव कवर करेंगे, पहला बड़ा इंटरव्यू है। व्हाट डू यू सी एज द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन? व्हाट इज योर विजन? क्योंकि इतनी पॉलिटिक्स की चर्चा हुई, डेवलपमेंट की नहीं हुई, मगर अभी जब हम मुंबई में आते हैं, कोस्टल रोड से आते हैं, तो हम एयरपोर्ट से सीधे नारिमन पॉइंट 35 मिनट पे पहुंच जाते हैं। तो फोकस आपका गवर्नेंस पे है, कैसे डिवाइड करते हैं? व्हाट इज योर विजन? देखिए, मतलब मैं शब्द गलत इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन पॉलिटिक्स मेरा साइड बिजनेस है, मेरा मेन बिजनेस गवर्नेंस है। मैं राजनीति ये करनी पड़ती है इसलिए करता हूं, मैं गवर्नेंस वाला आदमी हूं। और मुंबई को हमने बदल के दिखाया है। मैंने बताया मुंबई में आज आम आदमी को घर देने का काम हम कर रहे हैं। मुंबई में कोस्टल रोड हो, मुंबई में अटल सेतु हो, 450 किलोमीटर की मेट्रो का नेटवर्क हो, मुंबई में एसटीपी तैयार करने का काम हो, मुंबई के नए मुंबई का एयरपोर्ट तैयार करने का काम हो, हर चीज में जिस प्रकार से मुंबई को हमने बदला है, लोग अचंभित हो जाते हैं। और इतने कम समय में डिलीवरी है, 5-5 सालों में हमने डिलीवरी करके दिखाई है। इसलिए जो आदमी मुंबई में आज आता है, मुंबई का बदला हुआ स्वरूप देखता है। और मैं आपको कहता हूं, अगले 5 सालों में एक देश की सबसे अच्छी सिटी और एक बहुत ही इंटरनेशनल सिटी के रूप में आप मुंबई को देखोगे, क्योंकि अब मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ एनवायरनमेंट भी हमारा फोकस है। हम मुंबई को एक सस्टेनेबल सिटी बनाएंगे और निश्चित रूप से केवल मुंबई नहीं, मुंबई, पुणे, नागपुर, जितने हमारी बड़ी शहर है, ये सारे बड़े शहरों को हम अच्छा बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फडणवीस जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एंजॉय टॉकिंग टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थोड़े में ज्यादा स्वाद